नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं किसानों की खबर के साथ। करनाल में किसानों का धरना रात भर से जारी है। कल शाम से किसानों ने लघु सचिवालय को यहां पर घेरा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर ये बताया है कि प्रशासन एसडीएम आयुष सिन्हा को बचाने में लगा है। ये आयुष सिन्हा वही एसडीएम हैं जिन्होंने किसानों के सिर फोड़ने की बात की थी। बहरहाल 3 दौर की बातचीत विफल हो गई और उसके बाद किसान लघु सचिवालय की तरफ कल बढ़े। पानी की बौछारें हुई यहां पर उनके खिलाफ, लेकिन किसान रुके नहीं और अब किसान लघु सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर प्रशासन ने करनाल में आज भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक लगा दी है। अगर किसी भी साथी ने, हमारे आंदोलन के साथी ने ऐसा कोई काम किया है तो बहुत गलत काम है। आपने कहा चेहरा ढके किया है। चेहरा ढके हुए लोग किस पार्टी के हैं, किस सरकार के हैं, मैं तो बता नहीं लगता कि ऐसे बीच में लोग घुस सकते हैं। ऐसे हमें किसी का हमारा अपील रही है, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट घुस जाए किसी भी बड़े आंदोलन को बदनाम करने के लिए, पुराने हथकंडे और खेल है। अभी तो घेराव शुरू हुआ है, सारे लोग मिलकर फैसला लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं, यानी कि पूरा घेरा बना के हम यहाँ पे बैठे, शांति से बैठे। तो पहले सबको बैठा देना, सबके साथ घेराव प्रॉपरली शुरू करना हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ किसी किस्म की हमने हिंसा नहीं करनी, हमें मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं करना है। देखो, जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ। खट्टर साहब, मोदी जी, अगर हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार किसानों से वार्तालाप नहीं कर सकती, अगर किसानों से न्याय नहीं कर सकती, तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें गद्दी पर बने रहने का, उन्हें और दुष्यंत चौटाला को एक क्षण का भी अधिकार नहीं। और इसके साथ साथ हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सब कार्य बंद कर देश के किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाएं, खुद बात करें जो 10 महीने से उन्होंने अपने अहंकार और हठधर्मिता के चलते नहीं किया। किसानों से बात करें और तीनों काले कानून आज रात ही खत्म करने की घोषणा करें। तो इन कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग यहां पर कांग्रेस भी कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। आज वो भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। ममता बनर्जी आज दक्षिणी कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इधर कांग्रेस ने भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि यह फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी मोड में वो नजर आ गई हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि अब सत्ता में आने पर वो दलित महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, सिर्फ यूपी के विकास का काम करेंगी और ब्राह्मणों पर हुए जुल्म और ज्यादती की जांच करा के उनको इंसाफ दिलवाएंगी। सम्मेलन में ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार किया, जय श्री राम के नारे यहां पर जो है सुनाई पड़े और मायावती को यहां पर त्रिशूल भी भेंट किया गया। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों ने शंख बजाए, मंत्रोच्चार किए और मंच पे मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया। मायावती की पिछली सरकारों में सवर्ण लोगों का एक तबका कहता था कि वो सिर्फ अपनी और अपने दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाती हैं, काम नहीं करती।
आज ब्राह्मणों की सभा में मायावती ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वो मूर्तियां नहीं लगाएंगी, विकास करेंगी। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। ब्राह्मणवाद से जंग का ऐलान कर बनी बीएसपी में 2007 में पहली बार मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी पेश की थी और नया नारा गढ़ा गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। यूपी में 21% दलित, 11% ब्राह्मण और 19% मुस्लिम वोट है। मायावती इनके जोड़ से आगे बढ़ती रही हैं। उन्होंने 2007 में 90 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 56 मुसलमानों को टिकट दिया था। 2012 में 74 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 85 मुसलमानों को टिकट दिया था। लेकिन 2017 में ब्राह्मण उम्मीदवार कम हो गए। बीएसपी का मानना है कि ब्राह्मणों का एक वर्ग मौजूदा सरकार से नाखुश है, वो उनके असंतोष में अपने लिए जगह तलाश कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि 400 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, उनकी जाति पूछकर एनकाउंटर हो रहा है। मायावती उन्हें हिफाजत की गारंटी दे रही हैं। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मायावती ने मंच से दुआ की कि कोरोना या ऐसी दूसरी बीमारियों से मुल्क को निजात मिले। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह जिक्र किया उससे यही लगा कि शायद वो बिग बॉस फेम ब्राह्मण एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत पे हैरत का इजहार कर रही हैं। हालांकि अब तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि अब कौन स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक दुनिया से चला जाए। जैसा कि अभी हाल ही में एक युवा व स्वास्थ्य के मामले में एकदम स्वस्थ फिल्म कलाकार का अचानक मौत के मुंह में चले जाना हमें देखने को मिला है। मायावती ने पहली बार जब दलितों और ब्राह्मणों को साथ लाने की बात कही तो लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसका नतीजा वही होगा जो एसिड में मेटल को डालने के पे होता है। लेकिन 2007 के चुनाव में मायावती को उसका फायदा पहुंचा। देखना है कि 2022 में इसके नतीजे क्या निकलते हैं। लखनऊ में आलोक पांडे और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में डेंगू का कहर आपने देखा ही। बिहार की अगर बात करें तो यहां बच्चे वायरल बुखार की चपेट में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इसका प्रकोप न केवल यूपी से सटे सीमावर्ती जिलों में देखने को मिल रहा है, साथ ही राजधानी पटना में भी सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों के वार्ड इस वक्त भरे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार का यह कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। ये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बच्चा वार्ड है। इन बच्चों को जिला अस्पताल से यहाँ रेफर किया गया है। सारे बेड भरे हुए हैं और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कमोबेश यही नज़ारा है। इन दोनों जगह बच्चों के बेड भरे हुए हैं। हमारे यहाँ अब जो 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, उसमें सभी के सभी बेड्स फुल हैं। 87 पेशेंट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी एडमिटेड हैं। इसमें तकरीबन 40% बच्चे हमारे निमोनिया के हैं। और निमोनिया आमतौर से जो है सर्दी खांसी के साथ शुरू होता है और फिर 2-3 दिन बाद ये इन्फेक्शन फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद बच्चे को हाई फीवर होता है और सांस चलता है तेज़, पसली जिसको मारना बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो जितने भी भर्ती मरीज हैं उसमें 40% के लगभग निमोनिया के ही बच्चे हैं, जिनको कि नस में एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन हम लोग दे रहे हैं। वहीं दूर दराज से आए इन बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि समस्या बुखार से शुरू हो रही है और फिर चमकी समेत कई तरह के अन्य लक्षण दिख रहे हैं। बुखार लगते लगते इसकी चमकी की बीमारी हो गई। और जब से होश ही ना आ रहा। लाइटिंग करता था तो पूरा मतलब करने के बाद चिल्ला चिल्ला कर रोता था।
बस उसी को बाद तो फिर हम लोग यहाँ पे लेके आए किया। बुखार लगल तो बुखार के सुइया दवाई पड़ल तो बुखार आराम हो गए, या फिर उल्टी होए लगल, आ उल्टी हो का चौकनी होए लगल। देखी ना कैसे है भेल, अब लड़का कैसन है, ठीक होई कि पानी कखनू से कल चढ़ा दहू, ये पानी नीडिल बंद भेल है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के कोरोना टेस्ट में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। कोरोना नहीं है, इसका है जांच हम लोग करा चुके हैं और ये एक सामान्य फ्लू इन्फेक्शन है। और चूँकि लॉकडाउन में तो बच्चे घर में थे, उनको कम्युनिटी में क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हुआ। अभी सभी बच्चे जो है आप कम्युनिटी में जा रहे हैं, जिसके चलते कि क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है, सीजन भी चेंज हो रहा है, तो इसके चलते भी जो कॉमन फ्लू है वही हो रहा है। और उसके बाद ये निमोनिया में बहुत सारे बच्चे लैंड कर जाते हैं। फिलहाल राज्य सरकार का कहना है कि संख्या में बढ़ोतरी अवश्य हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस मौसम में वायरल बुखार होना आम बात है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।